हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं द गॉडफादर पार्ट 2 मूवी के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी साल 1974 में। नाजरीन, इस मूवी का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उसे भी जरूर देखें ताकि आप इस स्टोरी को बेहतर से समझ सकें। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो फिल्म की कहानी 3 साल बाद से शुरू होती है, जहां अब वेटो कोरोलिन की मौत के बाद इसका छोटा बेटा माइकल कॉर्लिन गॉडफादर बन चुका था। और अब उसने अपने बाप के सारे काले चुट्टे कारोबार को भी संभाल लिया था। और ये सुन होता है 1958 का, जहां माइकल से ठीक लोग इसी तरह मिलने आते हैं जिस तरह उससे पहले उससे फादर से मिलने आया करते थे। माइकल अब यहाँ अपने होटल्स और कैसीनो के कारोबारों को किसी भी तरह लीगल करना चाहता था, और इसीलिए वो कई लोगों से मिलता भी है। लेकिन इस काम में उसे अभी भी कामयाबी नहीं मिलती। और उससे पहले उसने अपनी बीवी ऐसे वादा भी किया था कि वो 5 सालों में सब कुछ लीगल कर देगा। मगर आज 7 साल गुजर चुके थे। अब हम देखते हैं जहां माइकल से मिलने निवाडा का सेनेटर आता है, जो कि केसनो की लीगल लाइसेंस के लिए माइकल से $2,50,000 की डिमांड रखता है, जबकि लाइसेंस को लीगल करने के सिर्फ 20-30 हजार ही लगते थे। जिस पर माइकल अब $2 लाख क्या उसकी असली फीस भी देने से साफ इनकार कर देता है। जिस पर सेनेटर गुस्से में माइकल को बुरा भला सुनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माइकल से इसकी बहन कॉनी मिलने आती है, जो कि माइकल को अपने बवाए फरेंड से मिलवाती है और कहती है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। जिस पर माइकल एतराज है जताता है, मगर उसकी बातों का उसकी बहन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद माइकल की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो कि माइकल के फादर का करीबी वफादार सलाहकार था। वो कहता है कि रोसाटो ब्रादर मेरे इलाके पर कब्जे कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मियामी में बैठा हेमन रोथ उन्हें सपोर्ट करता है। माइकल कहता है कि फिलहाल तुम रोसाटो ब्रादर के साथ कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हेमन रोथ के साथ मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस डील करनी है। जिससे फ्रैंक नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद माइकल जब रात को अपने कमरे में सोने जाता है कि तभी खड़ी की तरफ से कोई गोलियां चलाता है, जिस पर माइकल किसी भी तरह अपनी बीवी के साथ बेड के पीछे छिपता है। इसके बाद माइकल गुस्से में बाहर आता है और अपने आदमियों से इस शूटर को जिंदा पकड़ने का कहता है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो शूटर मिल तो जाता है, मगर उसे भी पहले से किसी ने मार दिया था। इसके बाद माइकल टॉम हेगन से कहता है कि उस हमले में जरूर कोई अंदर का आदमी भी है, और मुझे अब आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए अब तुम्हें मेरे सारे बिजनेस और फैमिली को तुम संभालोगे। और उसके बाद माइकल अपने बिजनेस पार्टनर रोज से मिलने चला जाता है, और उसकी बातों से माइकल समझ जाता है कि उस पर हमला इसी ने करवाया था। लेकिन माइकल इसके सामने ये जाहिर नहीं होने देता, बल्कि वो उसे ये बोलता है कि फ्रैंक मेरे घर आया था और उसने रुसाटो ब्रादर को मारने की मुझसे इजाजत मांगी थी, मगर मैंने साफ मना कर दिया, और उसीलिए उसने मुझ पर जान लीवा हमला करवाया है, और अब मैं फ्रैंक को मारना चाहता हूँ। और उसके बाद माइकल फ्रैंक के घर जाता है और उससे कहता है तुम रोसाटो ब्रादर को मार दो, क्योंकि रात ने ही मुझे पड़ हमला करवाया है। जिस पर फ्रैंक उसकी बात मान जाता है और वो रोसाटो ब्रादर से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाला आ गया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल और रोथ बिजनेस के लिए क्यूबा में जाते हैं, जहाँ उनकी एक मीटिंग होती है, जहाँ बहुत से दूसरे बिजनेसमैन हैं अपने काले धंधों को लीगल करने आए हुए थे। लेकिन क्यूबा में इनकलाब की वजह से चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, जिस पर माइकल को क्यूबा में अपना बिजनेस शुरू करने वाले फैसले पर झिझक हो रही होती है। यानी वो रूथ के साथ बिजनेस पैसा लगाने में डबल माइंडेड होता है। लेकिन रूथ उसे समझाता है कि हम यहाँ बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए माइकल अपने भाई फरीडो को $20 लाख के साथ क्यूबा में बुला लेता है। अब माइकल अपने एक आदमी के जरिए रूथ को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ इसमें बच जाता है। दूसरी तरफ निवाडा के सेनेटर एक केस में फंस जाता है, क्योंकि उसके साथ रात बिताने वाली एक लड़की को किसी ने मार दिया है। जिस पर मौका पड़ पहुंचकर टॉम कहता है कि वो सब ठीक कर दे। दरअसल ये सारी प्लानिंग माइकल की ही थी, स्नेटर को फंसाने के लिए। दूसरी तरफ एक पार्टी में फ्रेडो बातों ही बातों में किसी से कहता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, क्योंकि उसे ये जगह जोनी ने दिखाई थी। अब माइकल फ्रेडो के पीछा खड़ा या बात सुन रहा था, और वो ये समझ जाता है कि उस हमला में उसका भाई फ्रेडो भी मिला हुआ है, क्योंकि जोनी हेमन रूथ का आदमी था। जिस पर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई होकर ऐसा करोगे। जिसको सुनकर फ्रेडो डर कर
वहां से भागने लगता है। उसके बाद घर आने पर माइकल को टूम बताता है कि उसकी बेबी का बच्चा मर गया है। दरअसल माइकल की बेबी है, माँ बने वाली थी। अब उसके कुछ दिन बाद वाशिंगटन में सेंट की एक मीटिंग बुलाई जाती है जो कि क्राइम के खिलाफ लोगों पर एक्शन ले रही होती है, और ये कमेटी है कॉर्नियो फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते हुए माइकल को भी बुलाती है, और वहां पर सेनेटर के साथ फ्रैंक भी माइकल के खिलाफ गवाही देने आता है, क्योंकि फ्रैंक को लगा था कि रोसाटो बरादर ने जो हमला उस पर किया था वह माइकल ने करवाया होगा। अब अगली सुनवाई में माइकल को बुलवाया जाता है, जिस पर कई इल्जाम लगते हैं, लेकिन माइकल इन सब इल्जामात से साफ इनकार कर देता है, जिस पर कमेटी कहती है कि हम सोमवार हो आपके खिलाफ एक गवाह लाएंगे। अब माइकल को इस बात का इल्म हो जाता है कि रोसाटो ब्रादर ने हेमन के कहने पर ही फ्रैंक को मारने की कोशिश की थी। इसीलिए फ्रैंक अब माइकल के खिलाफ हो गया है, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि यह हमला माइकल ने करवाया है। वहीं अब फरीडो माइकल से मिलने घर आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो है, तुम्हें मारना चाहते हैं, मुझसे रोथ का आदमी जूनी मिला था और उसने कहता था कि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और अगर तुम हमारा उसमें साथ दोगे कि तुम्हारा भी उसमें हिस्सा होगा। दरअसल फरीडो माइकल का बड़ा भाई होने के बावजूद भी उसे अपने बाप वेटू कोरोलिन से वो मकाम नहीं मिला था जिसकी वो हमेशा से तमन्ना करता था, और इसीलिए उसने रूथ का साथ दिया। मगर उससे अब दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाती है और अब माइकल उसे घर से निकाल देता है और अपने आदमी से कहता है कि माँ के जिंदा रहने तक उसे कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर से जब सुनवाई वाला दिन आता है तो इस बार माइकल के साथ फ्रैंक का भाई भी होता है, जिस पर फ्रैंक कमेटी में अपने बयान से बदल जाता है और कहता है कि वो माइकल के बाप को जानता था, मगर अब उसका वेटू कोरोलिन के खानदान से कोई वास्ता नहीं है, और इस तरह माइकल इस केस से बरी हो जाता है। अब है घर पर माइकल को अपनी बीवी से बच्चे की सच्चाई पता चलती है कि उसकी बीवी ने ही उसके बच्चे को मार दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बच्चा पैदा करना, जिस पर माइकल उसे घर से निकाल देता है। वहीं हेमन रॉथ अमेरिका छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहां पर माइकल का आदमी उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक की लाश भी उसके घर पड़ मिलती है, और आखिर में ये दिखाया जाता है जहां पर माइकल के आदमी फरीडो को भी मार देते हैं। और अब माइकल इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। उसने अपने बाप का कारोबार तो अच्छी से संभाला, मगर इस चक्कर में उसके सारे करीबी लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। और आखिर में माइकल अपने गुजरे वक्त को याद करता है कि जब वो कॉलेज से फारिग होकर नीवी जवाइन करना चाहता था, जिस पर उसके सब भाई बहन उसे गलत कह रहे थे, मगर इस वक्त फरीडो ही था जिसने उसका साथ दिया था। और उन्हीं यादों के साथ मूवी का दूसरा पार्ट भी यहीं ख़त्म हो जाता है। मगर दोस्तों अभी उसका तीसरा और आखिरी पार्ट भी है, जो कि मैं बहुत जल्द उसे भी एक्सप्लेन होगा करूँगा, तो जड़े रहिए हमारे साथ।